अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं आपके साथ ग्राफ्स को। हर ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके एमटी कैट के सिलेबस के अंदर टोटल ग्राफ्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, उनका एरिया क्या होता है, एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट ग्राफ आएगा, कहाँ पर जीरो स्लोप होगी, कहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप है, कहाँ डिक्रीजिंग स्लोप है, सारे ग्राफ्स पर बात करेंगे। मैं पहले एक बेसिक ग्राफ्स वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने पहले वो देखनी है, उसके बाद आपने इस वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर 1 ग्राफ आता है दैट इज फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ आता है। आपके पास फोर्स जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर है और हमारे पास टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। आपका जो ग्राफ बनेगा दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और उसका एरिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर जो आपके पास इस तरह से ग्राफ होता है, ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास टाइम है, तो हमारे पास एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं और ये सारा हमारे पास एरिया काउंट होता है। तो अगर हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमने सिंपली उन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमारे पास फोर्स इंटू टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ हमारे पास इज इक्वल होगा मोमेंटम के। ठीक है जी, हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी हमारे पास पी के इक्वल होगा, डेल्टा पी के इक्वल होगा हमारे पास एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास था नंबर 1 ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ पर बात करते हैं। हमारे पास सेकंड ग्राफ है मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास ये दिया हुआ है हमारे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ। आपके पास अब जो वाई एक्सिस है उस पर मोमेंटम दिया हुआ है, आपके पास एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है। और मोमेंटम टाइम ग्राफ हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास एक्सिस में से पास करता है। जब भी आपके पास स्लोप इस तरह से होगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो पिछला ग्राफ था हमारे पास इस तरह का, इसके अंदर हमारे पास स्लोप जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, इसके अंदर स्लोप होती है ज़ीरो और जो आपके पास ये ग्राफ है इसके अंदर स्लोप होती है कांस्टेंट। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मोमेंटम था P और हमारे पास टाइम था T। उसके दरम्यान में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बन गया है। अब इसके हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, स्लोप हमारे पास होती है जी इज इक्वल वाई ओवर एक्स। वाई ओवर एक्स के इक्वल हमारी स्लोप होती है। ठीक है, या आपके पास टैन थीटा के इक्वल आपकी स्लोप होती है। ठीक है, आपका टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप और टैन थीटा अल्टीमेटली इक्वल होता है वाई ओवर एक्स के। तो आपकी वाई वैल्यू है हमारे पास मोमेंटम की, आपकी नीचे हमारे पास एक्स वैल्यू है टाइम की। तो आपके पास जो हमारे पास स्लोप बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम, तो मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो यानी आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला हम अपना थर्ड वाला ग्राफ देख लेते हैं जी। थर्ड हमारे पास ग्राफ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। आपके पास ग्राफ इस तरह से आपने बनाया, आपके पास वाई एक्सिस पर जो है वो फोर्स है, आपके पास एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा एरिया का इक्वल। ठीक है जी, और इसकी जो स्लोप होगी वो ज़ीरो होती है, तो स्लोप इसमें हम फाइंड ही नहीं करेंगे। जो हमारे पास एरिया है वो एफ इंटू डी आ जाएगा। तो एफ इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन आपका होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ आ जाता है दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। तो ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। ठीक है, आपका ग्राफ बनता है इस तरह से और इसके नीचे हम इस तरह से एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है जी वर्क डन के इक्वल। तो एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो भी हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। नेक्स्ट वाला ग्राफ देखें जी वर्क टाइम ग्राफ। तो वर्क टाइम ग्राफ हमारे
हमारे पास इस तरह से बनता है। वर्क हमारे पास वाई एक्सिस पर, टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पर। वो आपसे पूछेंगे इसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप अभी हमने देखा है कि टैन थीटा के इक्वल होती है। टैन थीटा के इक्वल स्लोप होती है। टैन थीटा होता है वाई ओवर एक्स के इक्वल। तो वाई हमारे पास डब्ल्यू है, नीचे एक्स हमारे पास टी है, तो W ओवर टी यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो इज इक्वल टू पावर होता है। तो हमारे पास जो पावर है दैट इज़ द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर जो हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट वाला ग्राफ दैट इज़ फोर्स वेलोसिटी ग्राफ। तो ये हमारे पास इस तरह से बनना है। फोर्स आपके पास वाई एक्सिस पर, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर, ठीक है जी। और फोर्स और वेलोसिटी का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया सारा फोर्स वेलोसिटी होगा, इसको मल्टीप्लाई सिंपली कर देना है एफ इंटू वी। तो एफ इंटू वी जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू पावर। तो आपके पास जो इसका एरिया होगा इस ग्राफ का दैट वुड बी इक्वल टू पावर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिंपल पेंडुलम के ग्राफ। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये मैं पहले भी आपको जो बेसिक वीडियो है उसमें समझा चुकी हूँ, आपने वो ज़रूर देख लेनी है। अगर तो वो हमारे पास कहता है कि जो हमने टी और एल के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर तो वो कहता है टी और एल के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तब हमारे पास ग्राफ जो बनेगा दैट वुड बी पैराबोला। तो तब हमारे पास ग्राफ बनेगा पैराबोला। ये इस तरह की शेप होगी और वो एल की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि एल की जो वैल्यू जो पावर है वो 1/2 है, यानी उसकी पावर टी से कम है। जिसकी वैल्यू पावर कम होगी उसकी तरफ को ग्राफ बेंड करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एल की तरफ को ग्राफ बेंड करेगा और हमारे पास पैराबोला शेप होगी इस ग्राफ की। लेकिन अगर वो कहता है कि हमने इसका स्क्वायर ले लिया, हमने दोनों साइड में स्क्वायर ले लिया, तो जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसका अंडर रूट कट गया और टी का स्क्वायर आ गया। अब टी स्क्वायर और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, तो वो एक्सिस में से पास करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्राफ। अगर वो हमें कहता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल का ग्राफ फाइंड करें, तो अंडर रूट एल की वैल्यू जो है हमारे पास, जो पावर में वैल्यू है वो हमारे पास 1 के इक्वल है और टी की वैल्यू भी हमारे पास पावर 1 के इक्वल है। ठीक है। तो ये हमारे पास अंडर रूट एल की पावर भी 1 के इक्वल है और टी की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन यानी एक्सिस के अंदर से पास करेगा। तो ये 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको ज़रूर अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट ग्राफ हम देख लेते हैं। हमारे पास है जी ओहम्स लॉ का ग्राफ। तो ओहम्स लॉ के अंदर हमारे पास वोल्टेज दी हुई है, हमारे पास आई दिया हुआ है यानी करंट दिया हुआ है, उससे उसकी स्लोप फाइंड करने को कहा है। स्लोप हमारे पास टैन थीटा के इक्वल होती है। टैन थीटा हमारे पास वाई ओवर एक्स होता है। तो जब हमने वाई ओवर एक्स करना है यानी वोल्टेज ओवर आई यानी वोल्टेज ओवर करंट करना है, तो वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। आई ओवर वी का ग्राफ जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी 1 ओवर आर के इक्वल होता है। और 1 ओवर आर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कंडक्टेंस के। तो इसकी स्लोप जो होगी वो हमारे पास कंडक्टेंस के इक्वल होगी। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वोल्टेज ओवर आई का ग्राफ है। ठीक है। उसने बताया हुआ है कि अगर R ओवर 1 ओवर टी का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो नीचे को बेंड करेगा, क्योंकि वो हमारे पास बन जाएगा हाइपरबोला। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके ग्राफ बनाते हैं तो तब वो बन जाएगा पैराबोला का ग्राफ। तो ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है। आपको जिस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके दिया हो आपने उस तरह से ग्राफ बनाना है, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके दिया हो तो आपने उस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना है।